all well, and today I am going to discuss your new topic, that is HMP pathway और HMP shunt। आइए देखते हैं क्या होता है HMP pathway और HMP shunt। इसको देखिए, मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ाई है। HMP पाथवे और HMP शंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ठीक है, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताई है, ग्लाइकोलिसिस का ये ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है, HMP पाथवे इसको कहते हैं। HMP शंट इज अ मोर एनाबोलिक इन नेचर, ये एनाबोलिक होता है नेचर में। इट इज़ कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ NADPH एंड पेंटोज। इसमें जो मेनली जो HMP पाथवे होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो एनर्जी का वो फॉर्मेशन होता है थ्रू NADPH और पेंटोज शुगर। About 10% of glucose entering in this pathway per day. The liver and RBC metabolize about 30% of glucose by this pathway. Location of the pathway. The enzymes are located in the cytosol. The tissues such as liver, adipose tissues, adrenal gland, erythrocytes, test and lactating memories gland and highly active in HMP shunt। देखिए, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लिवर सेल्स जो होती हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, उसमें जो एनर्जी उनकी वर्किंग के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ NADPH। यूनिक मल्टी फंक्शनल पाथवे। ठीक है, इट स्टार्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए, ये जो होता है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, वहाँ से ये यहाँ पे आता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से HMP पाथवे स्टार्ट होता है। नो ATP इज डायरेक्टली यूटिलाइज और प्रोड्यूस इन HMP पाथवे। देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस थी उसमें ATP का डायरेक्ट इन्वॉल्व था। ठीक है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थी उसमें ATP से ADP बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। बट यहाँ पे इस HMP के केस में ATP का कोई भी डायरेक्टली यूटिलाइजेशन या प्रोडक्शन नहीं होता है। इट इज़ मल्टी फंक्शनल पाथवे, सेवरल इंटरकन्वर्टिबल सब्सटेंस प्रोड्यूस विच आर प्रोसीड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ द पाथवे, इस पाथवे में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? देखिए, ये पाथवे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज इज ऑक्सीडेटिव फेज एंड सेकेंड वन इज नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? स्टेप 1, इसमें देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज बाई NADP डिपेंडेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इज फॉर्म। देखिए, इसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ उसका उसमें एंजाइम लगा, NADPH डिपेंडेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा और उससे फॉर्मेशन किसका हुआ? 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, NADPH इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, दिस इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। NADPH इसमें फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी का फॉर्मेशन जो मेन हमारा पर्पस था NADP से NADPH का फॉर्मेशन। स्टेप 2 क्या होगा? 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन इज हाइड्रोलाइज बाय ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज टू फॉर्म 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ये इससे हाइड्रोलाइज होगा और हमें क्या मिलेगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट मिलेगा। थर्ड स्टेप में आएंगे, द नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सिंथेसिस ऑफ NADPH एंड इज catalyzed by 6 phosphogluconate dehydrogenase to produce 3-keto-6-phosphogluconate which then undergoes decarboxylation to give ribulose 5-phosphate। देखिए, ये डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में जाएगा और हम लोगों को मिलेगा राइबुलोस 5-फॉस्फेट। ठीक है, ये राइबुलोस 5-फॉस्फेट हमारा जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है, जो लास्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीडेटिव पाथवे का, वो हमें मिलेगा राइबुलोस 5-फॉस्फेट। उसके बाद नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में हम लोग आएंगे, उसमें स्टेप 4 इन्वॉल्व होगा, उसमें से स्टार्ट होगा राइबुलोस 5-फॉस्फेट इज देन आइसोमराइज। ये आइसोमराइज हो जाएगा राइबुलोस 5-फॉस्फेट और एपीमराइज, और फिर एपीमराइज होगा टू जाइलोस 5-फॉस। या तो ये आइसोमराइज हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? राइबुलोस 5-फॉस्फेट, या एपीमराइज हो जाएगा तो जाइलोस 5-फॉस्फेट बन जाएगा। 5 स्टेप्स में क्या होंगे? ट्रांसकीटोलेज रिएक्शंस होंगी। इसमें क्या होगा? ट्रांसकीटोलेज इज ए थायमीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम होता है ये,
It transferred 2 carbon unit from xylose 5-phosphate to ribose 5-phosphate to form a 7 carbon sugar pseudoheptulose 7-phosphate एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। देखिए यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बन गया। ग्लाइकोलिसिस में भी हमारा ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 6 में आएंगे ट्रांस एंडोस रिएक्शंस में। ट्रांस एंडोस रिएक्शन ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम pseudoheptulose 7-phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate to give fructose 6-phosphate and 4 carbon erythrose 5-phosphate। 7 स्टेप में सेकंड वो फर्स्ट कीटो ट्रांस कीटोलेज रिएक्शन थी, ये सेकंड ट्रांस कीटोलेज रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें 2 कार्बन यूनिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जाइलोस 5-phosphate टू इराइथ्रोस 4-phosphate टू फॉर्म, इन दोनों से रिलीज होंगी, ट्रांसफर होंगी और फॉर्मेशन होगा फ्रक्टोज 6-phosphate का और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। ये दोनों प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस में भी फॉर्म होते हैं। फ्रक्टोज 6-phosphate एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आर फर्दर मेटाबोलाइज बाय ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। देखिए मैंने बताया था आपको, ये फर्दर फिर पहुंच जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में और वहाँ पे मेटाबोलाइज होते हैं। HMP शंट, ये देखिए ग्लूकोज 6-phosphate NADPH से NADP से NADPH का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज 6-phosphate डिहाइड्रोजनेस यहाँ पे लगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है। 6-phosphogluconolactone ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम लगेगा, 6-phosphogluconate बनेगा। फिर यहाँ पे NADP से NADPH का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा और राइबुलोज 5-phosphate का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी ऑक्सीडेटिव फेज कहलाएगी। और यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव जो फेज होगी, राइबुलोज 5-phosphate से एपिमेरेज होगा, जाइलोज 5-phosphate बनेगा और आइसोमेरेज जब होगा तो राइबुलोज 5-phosphate बनेगा। फिर ट्रांसकीटोलेज की फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एंजाइम लगेगा। यहाँ पे सीडोहेप्टुलोज बनेगा और यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बनेगा। फिर ट्रांस एल्डोस सेकेंड होगा, वहाँ पे एराइथ्रोस 4-phosphate बनेगा, फॉस्फेट बनेगा और फ्रक्टोज 6-phosphate बनेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसकी क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है? HMP शंट इज यूनिक इन जनरेटिंग 2 important products, पेंटोज एंड NADPH। Importance of pentoses in HMP shunt: hexoses are converted into pentose, the most important being ribulose 5-phosphate. This pentose or its derivative are useful for the synthesis of nucleic acid. ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, DNA और RNA की। Many nucleotides such as ATP, NAD, FAD and coenzymes. Importance क्या है NADPH की? is required for biosynthesis of fatty acid and steroids. NADPH is used in the synthesis of certain amino acid involving the एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। फ्री रेडिकल स्कार्वेंजिंग होती है और द फ्री रेडिकल्स सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड। मैक्रोफेजेस बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी शो करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आर रिक्वायर्ड फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस के लिए। राइबोज इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स। एंड व्हाट इज ATP? ATP क्या होती है? ATP इज नीदर यूटिलाइज नॉर प्रोड्यूस इन द HMP। देखिए इसमें जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें ATP का मेन रोल था, बट जो HMP पाथवे उसमें NADPH का मेन रोल है। सेल डू नॉट यूज द शंट पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। रेगुलेशन क्या है इसका? द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate into the pentose phosphate pathway is controlled by the cellular concentration of NADPH. NADPH is a strong inhibitor of glucose 6-phosphate dehydrogenase. NADPH is used in various pathway. Inhibition is relieved and the enzyme is accelerated to produce more NADPH. इसमें मेनली NADPH का फॉर्मेशन कराया जाता है जिससे एनर्जी मिलती है, जो लिवर सेल्स और एडिपोज टिश्यूज को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। This synthesis of glucose 6-phosphate dehydrogenase is induced by the increased insulin glucagon ratio after a high carbohydrate meal. Okay, thank you.